हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य नेट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम 2019 में जो भर्ती हुई थी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस एग्जाम को सोल्व करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्जाम था हम उसको यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन सोल्व करेंगे और इससे आपको हेल्प मिलेगी। जो आने वाला एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इस एग्जाम के थ्रू, क्योंकि इसमें अगर आपने इसको बिल्कुल लास्ट तक पूरा देख लिया तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो आगे चांसेस है जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच भी शुरू किया है। अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये जो बैच है इसमें आपको प्रॉपर 200 प्लस वीडियोस, लेक्चर, स्टडी मटेरियल और पीवाईक्यू सीरीज पूरी की पूरी आपको करवाई जाएगी, जो आपकी हेल्प करेगा अगला जो एग्जाम होने वाला है एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज से हम इस जर्नी को। और बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे भी। आपको बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो है वो सही मैच कर रहा है। फर्स्ट है द स्पिरिट ऑफ द एज। स्पिरिट ऑफ द एज मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये 1825 में आया था। इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। द मैन ऑफ मोड, मैन ऑफ मोड है ये 1676 में है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। ये 1675 लिखा है। प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड है 1820 में, ये भी मैच नहीं कर रहा। इवान होय ये मैच कर रहा है। वॉल्टर स्कॉट का वर्क है 1819 में, ये वाला सही आंसर होगा इसमें डी। तो ये मैच करना था। देखो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ करेक्टली दिया गया है, यहाँ पे आपको इनकरेक्टली भी मिलेगा आगे, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ऐसे। चलो उसके बाद है हु कंपोज द फॉलोइंग लाइन, समवेयर बियॉन्ड द स्कॉट्स गेबल एंड ब्रंट आउट बसेस देयर इज अ पोएट इंडल्जिंग हिज रेस्ट रेज फॉर ऑर्डर। ये है डेरेक मैहोन, ये आयरिश ऑथर है, आयरिश, जिनकी 2020 में डेथ हुई है। इनकी एक पोएम है वॉर्म्स, वहां से ये लाइन ली गई है। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा डेरेक मैहोन। नेक्स्ट है उसके बाद वेयर, ये लाइन कहां से, ये लाइन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स द मैन डिके, प्रिंसेस एंड लॉर्ड्स में फ्लोरिश और में फेड, वर रिटन बाय। किसने लिखा है? साउदे ने लिखा है, गॉडविन ने लिखा है, ओलिवर गोल्डस्मिथ। बिल्कुल, ओलिवर गोल्डस्मिथ की पोएम है द डेजर्टेड विलेज, द डेजर्टेड विलेज थीम है इनकी। इस थीम पे कई बार क्वेश्चन आया है। इस पोएम की थीम है रूरल डीपॉपुलेशन पे, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा ग्रोथ के लिए शहरों की तरफ मूव कर रहे थे। पूरे पूरे जो गांव है वो खाली होते जा रहे थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हो चुका था, इसलिए अर्बनाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस किया जा रहा था। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है इसका मैन डिके, वेल्थ एक्यूमुलेट मैन डिके। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब इसमें बताना है कौन से को मैच किया गया है करेक्टली। लिरिकल बैलेड कब आया था? 1798 में। लिरिकल बैलेड के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज, इसको लिखा किसने है वैसे? लिरिकल बैलेड को एस.टी. कोलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर लिखा है। चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज लॉर्ड बायरन का है 1812, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 14, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। उसके बाद है एमा, जेन ऑस्टन की नॉवल है, 1815 में है ये। द होल लैंटर्न, इसको 1987 में पब्लिश किया गया है, तो ये करेक्ट मैच कर रहा है। ये सीमस हैनी की, सीमस हैनी इनका वर्क है ये, और नोबल अवार्ड भी मिला है इनको 1995 में। ठीक है, सीमस हैनी को नोबल अवार्ड मिला है 1995 में, ये ध्यान रखना। उसके बाद है मैरी शैलीज फेमस वर्क फ्रैंकनस्टीन इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? ये एक फ्रैंकनस्टीन गॉथिक
लिटरेचर से आता है ये। इसमें विक्टर जो है वो एक क्रिएचर बनाता है और एक मॉन्स्टर को डिजाइन कर देता है। मॉन्स्टर को उसने डिजाइन तो उस क्रिएचर को किया था अच्छे के लिए, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है, उसमें वो बुरे बुरे काम करने लगता है, कुछ लोगों को मार भी देता है। तो इसका अल्टरनेट, इसका जो सबटाइटल है वो है मॉडर्न प्रोमेथियस, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन कलेक्शन ऑफ पोएम चीफली लिरिकल वाज पब्लिश्ड इन, इसको कब पब्लिश किया गया था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एज के पोइट है और मोस्ट कोटेड राइटर भी इनको कंसीडर किया जाता है विलियम शेक्सपियर के बाद। विलियम शेक्सपियर फर्स्ट मोस्ट कोटेड राइटर हैं एज पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, और टेनिसन दूसरे नंबर पे आते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं। इसको पब्लिश किया गया था 1830 में, पहला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है उसके बाद स्टोन ऑफ वेनिस वाज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है? स्टोन ऑफ वेनिस ये वर्क आता है विक्टोरियन एज से, इसको लिखा है जॉन रस्किन ने। नेक्स्ट उसके बाद अब मैच करना है क्रोनोलॉजी में। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा उसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं क्रोनोलॉजी में। मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं कि ऐसे जो हैं 10 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं डेट पे पेपर में। तो आपको वर्क्स की डेट भी अच्छे से याद करनी है, राइटर की जो बर्थ डेट है, इंपॉर्टेंट जो राइटर है उनकी बर्थ डेट याद करनी है, राइटर की नेशनलिटी याद करनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। इन मेमोरियम 1850, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के हैं ये सारे। क्वीन मैरी है 1875, 1875, मॉड है 1855 और ये है 1876। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सी वाला, यानी कि थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा। थर्ड दिया गया है बी में, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, पेयर कौन सा है जो करेक्टली दिया गया है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, नहीं जी, जेएस मिल ने लिखा है इसको, तो ये गलत हो गया। जेएस मिल। हार्ड टाइम लिखा है डिकेंस ने, चार्ल्स डिकेंस। जीबी सो दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ इसको लिखा है एलिजाबेथ गैस्केल ने, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे जेएस मिल दिया गया है। बचा कौन सा? जॉर्ज मेरेडिथ ने ये लिखा है एगोइस्ट, ये सही है, ठीक है। आगे, प्रोड्यूस्ड ए पेपर कॉल्ड द एथेनियम 1807 to 1809, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द एथेनियम, ए वेल नोन ब्रिटिश मैगजीन। अच्छा, ये पूछा है एथेनियम नाम से पहले पेपर प्रोड्यूस किया गया था, और कंफ्यूज नहीं होना है इसके साथ क्योंकि एथेनियम नाम से एक ब्रिटिश मैगजीन भी है जो पब्लिश हुई थी 1828 से लेकर 1891 के बीच में। तो इसने बताना है ये पेपर जो है ये किसने प्रोड्यूस किया था। ये पेपर थॉमस हार्डी का नहीं है, जॉर्ज मेरेडिथ का नहीं है, जॉन एकीन ने पेपर ये जो है वो पब्लिश किया था, लेकिन मैगजीन अलग है और ये पेपर अलग है, ये दोनों ध्यान रखना। उसके बाद वी लिव इन ए स्पेशल एरा ऑफ क्राइसिस एंड चेंज, क्वेश्चन जो है वो कीवर्ड पकड़ने की कोशिश किया करो। वी लिव इन ए स्पेशल एरा ऑफ क्राइसिस एंड चेंज, सच ए बिलीफ सीम टू particularly crucial to the contemporary critical environment. This feeling, central for decades to modern painting and literature, was not dominant in literary criticism until recently. Above ideas are expressed by. क्राइसिस चेंजेस की बात है हमारी इस नॉवल में, फ्रैंक कैरमोट की नॉवल है ए सेंस ऑफ एंडिंग। इसको 2011 में बुकर अवार्ड मिला है फ्रैंक कैरमोट को सेंस ऑफ एंडिंग के लिए, तो ये वाला इसमें राइट आंसर है। आगे, सेकंड बोयर वॉर वाज फॉट बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, व्हिच ट्रीटी वाज साइंड एट द एंड ऑफ द वॉर। ये जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट है, जो कॉलोनाइजर थे, रूल करते थे कहाँ पे? साउथ अफ्रीका पे। इन दोनों के बीच में जो बोयर वॉर लड़ा गया था, ठीक है, उसके बाद में एक ट्रीटी साइन की जाती है 1902 में, और ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ वेरिंजिंग, ट्रीटी ऑफ वेरिंजिंग ही है ये, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय थॉमस ग्रे। क्या थॉमस ग्रे ने लिखा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? नहीं जी, किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी है इसमें चार्ल्स डार्विन की, कि कैसे हम इंसान जो है वो बंदर से इंसान बन गए हैं, ठीक है। बंदर पहले बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे है जो है वो इंसान बन गए, ये थ्योरी है इसमें। तो हम इसकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है चार्ल्स डार्विन का, जिसको पब्लिश किया गया था
59 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज फर्स्ट पब्लिश 1860, गलत है क्योंकि अभी मैंने बताया आपको 1859 में है ये। ओपियम वॉर स्टार्टेड इन 1839, ये सही है। ओपियम वॉर कब हुआ था? 1839 में। तो स्टेटमेंट कौन सी सही होगी? ओनली डी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश आर्टिस्ट इलस्ट्रेटेड द नोवेल। इलस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? नोवेल ऑफ डिकेंस एंड स्कॉट, एग्जाम्पल के साथ जो है वो समझाना, दैट इज इलस्ट्रेटेड। ये नोवेल डिस्क्राइब की है किसकी? डिकेंस की और वॉल्टर स्कॉट की। किसने की है? जॉर्ज क्रूसेंक ने। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैडम मर्ले इज ए कैरेक्टर। मैडम मर्ले का कैरेक्टर जो है वो कहां पे है? ये कैरेक्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये है हेनरी जेम्स का। हेनरी जेम्स की नोवेल है और इसी तरह से पोएम की सीरीज भी लिखी है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के नाम से। इंडियन राइटर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर। कौन सी राइटर है वुमेन राइटर जिसने एक इमेजिनरी कैरेक्टर जो है वो बनाया है, और वो कौन है? शेक्सपियर की बहन है, शेक्सपियर की सिस्टर है। उस कैरेक्टर का नाम है जूडिथ शेक्सपियर। जूडिथ शेक्सपियर। और इस इमेजिनरी कैरेक्टर के लिए बहुत फेमस हो गई थी वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ ने ये कैरेक्टर को इन्वेंट किया है। ए रूम ऑफ वंस ओन, 1929 का ये ऐसे है, ए रूम ऑफ वंस ओन, 1929, ठीक है जी। तो ये किसने इन्वेंट किया है? वर्जीनिया वुल्फ ने। नेक्स्ट, हु अमंग बिल्डिंग अप्लायंसेस फॉर मास्टरिंग द आर्ट्स एंड साइंस दे स्ट्रोल और रन एंड नाउ फ्लिंस्ट स्लटर आर शूट टू पीसेस बाय सोर्टर। पोएम ऑफ डन, कौन सी पोएम में है ये? अबो लाइन्स ड्राउन फ्रॉम द पोएम रिटन बाय, किसने लिखा है इस पोएम को? रुडयार्ड किपलिंग, W.H. ओडन। W.H. ओडन ने लिखा है इसको। अमंग बोल्डरिंग अप्लायंसेस फॉर मास्टरिंग द आर्ट एंड साइंस दे स्ट्रोल और रन एंड नर्व्स एंड नेवर फ्लिंच्ड एट स्लॉटर आर शूट टू पीसेस बाय द सोर्टर, ठीक है। वॉर पोइट है ये W.H. ओडन, इन्होंने ये लिखा है इस पोएम को। और पोएम का नाम है अंडर विच लायर, ये पोएम का नाम है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फिक्शनल वर्क डिकेंस कैरेक्टर लिटिल नेल ट्रेंट। ये वाला कैरेक्टर कहां पे है? लिटिल नेल ट्रेंट चार्ल्स डिकेंस फेवरेट राइटर है, समझ लो एग्जाम वालों का। कोई ऐसा एग्जाम छूटता नहीं है जहां से चार्ल्स डिकेंस का क्वेश्चन ना आता, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस को आप बहुत अच्छे से डिटेल में अच्छे से पढ़िए, जितना हो सकता है इन डेप्थ। इनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी अच्छे से पढ़िए, कैरेक्टर जो है वो अच्छे से पढ़िए। ये वाला कैरेक्टर आता है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ये जो लिटिल नेल ट्रेंट है, इनके ग्रैंडफादर हैं, जो उन्हीं के साथ ये रहती हैं, और इनकी छोटी सी शॉप होती है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, उसी पे ये टाइटल रखा गया है। और ये चाहता है कि मैं अपनी जो लिटिल नेल ट्रेंट है उसके लिए बहुत सारा धन छोड़ के जाऊं, तो वो कर्जा ले लेता है, जुआ खेलने लगता है, और भी ज्यादा कर्जदार हो जाता है, उनकी दुकान जो है वो भी लूट ली जाती है। इस तरह की स्टोरी है ये। नेक्स्ट है, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ग्रेट एक्सपेक्टेशन आया था 1861 में, हार्ड टाइम है 1854 में, ब्लीक हाउस है 1853 में, ए टेल ऑफ टू सिटीज है 1859 में। सबसे पहले आ जाएगा ब्लीक हाउस, 3-2-4-1 फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ये सही आंसर है। उसके बाद है डीना मॉरिस इज ए कैरेक्टर इन विच वॉज पब्लिश्ड। डीना मॉरिस कैरेक्टर कहां पे है और कब पब्लिश किया गया है इसको? डीना मॉरिस का जो ये कैरेक्टर है, इस पे चाइल्ड मर्डर, इट मीन्स इन्फेंटिसाइड, ये टर्म लिख देना। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनको मारने के लिए, जब उनको मार दिया जाता है तो उनके लिए टर्म यूज की जाती है इन्फेंटिसाइड, ठीक है, चाइल्ड मर्डर के लिए। तो ये केस लगता है डीना मॉरिस पे, क्योंकि इसमें एक छोटी बच्ची होती है, उसको ये जिंदा दफना देती है, और एक पुलिस वाला इसको देख लेता है। जब
वो निकालते हैं उसको, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। ये वाली स्टोरी है एडम बीड 1859। ठीक है, सो डिना मॉरिस एक्यूज्ड चाइल्ड मर्डर इन एडम बीड। नेक्स्ट, सर पोपलिंग इज ए कैरेक्टर। ये वाला कैरेक्टर बताना है कहां पे है। अगर आपको सबटाइटल याद है, द मैन ऑफ मोड का मैंने लिखवाया हुआ है पहले आपको। द मैन ऑफ मोड का सबटाइटल है सर पोपलिंग फ्लटर, ये जॉर्ज एथर्स का वर्क है। ठीक है, तो यहां ये कैरेक्टर है। आगे, मैक फ्लैक्नो इज अटैक ऑन ड्राइडन्स लिटरेरी राइवल। ड्राइडन ने मैक फ्लैक्नो में किस पे अटैक किया है? देखो, जो फ्लैक्नो है ये किंग का बेटा होता है और इसको जब थ्रोन दिया जाता है तब किंग बोलता है कि तुम्हें किसी स्कॉलर से एडवाइस नहीं लेनी है और अपने डल माइंड का यूज करना है, इस तरह बोल के ये अटैक किया गया है द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस। टीएस का मतलब है यहाँ पे थॉमस सेडवेल, ये टाइटल में लिखा हुआ है द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस, तो थॉमस सेडवेल पे अटैक है ये। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए अभी, जो मैक फ्लैक्नो में इस राइटर ने, जॉन ड्राइडन ने, इसके अलावा 2 राइटर को और भी टारगेट किया है। ठीक है, उनकी राइटिंग को बताया है कि ये डल राइटर है। वो 2 राइटर बताओ कौन कौन से हैं। वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा है? डॉक्टर स्विफ्ट, डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट, तो इसे जोनाथन स्विफ्ट ने ही अपनी डेथ के बारे में बात की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे, पोप्स रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712, इसको 1712 में जब पब्लिश किया गया था तब इसमें 2 कैंटोज थे। 1714 में जब इसको पब्लिश किया गया तब इसमें 4 कैंटोज आ गए थे और 1717 में इसकी फाइनल पब्लिकेशन आई थी 5 कैंटोज के साथ। एंड दे एडेड क्लैरिसा स्पीच, ये ऐड कर दिया गया था इसमें क्लैरिसा स्पीच। चलो जी, मार्गरेट डूडी द डेयरिंग म्यूज इज ए क्रिटिकल ऑफ अगस्टिनिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। डेयरिंग म्यूज में मार्गरेट डूडी ने कौन सी टर्म यूज की है? एपिक्यूरियनिज्म नहीं की, ह्यूमनिज्म नहीं की, स्टोइसिज्म एंड एम्बिलिटी नहीं की, डिकोरम एंड करेक्टनेस। डिकोरम एंड करेक्टनेस को इसने यूज किया है। ठीक है, डिकोरम क्या होता है? डिकोरम एक बिहेवियर है जो कि लोगों को कंसिडर करता है करेक्ट करने के लिए, पोलाइट बने रहने के लिए, रिस्पेक्टेबल बने रहने के लिए। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा इसमें डी वाला। आगे, गोथेज फोस्ट 1829 पार्ट 1 सीन 1 ओपन्स इन, ये गोथे का जो फोस्ट है ये माना जाता है मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस क्या होता है? मास्टरपीस वर्क, जिसकी वजह से राइटर को आइडेंटिटी मिलती है, उसकी जो पहचान है वो डेवलप होती है। ये बार है, ये पूछ रहा है कि गोथे का जो फर्स्ट है वो कहां पे ओपन होता है। स्टार्टिंग में जब गोथे का ये फर्स्ट ओपन होता है तो इसमें ये क्या कर रहा है? फर्स्ट बैठा हुआ है, आज तक जितनी इसने पढ़ाई की है, ठीक है, उसको कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ये गो थ्रू कर रहा है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट की स्टडी के ड्यूरिंग ही इसकी शुरुआत होती है। आगे, आई विल शो यू माई हीरोइन एज प्लेन एज स्मॉल एज माई सेल्फ, ये लाइन है कहां पे? ये लाइन है जेन आयर से। शार्लोट ब्रोंटे का वर्ल्ड क्लासिक नॉवल है ये, वर्ल्ड क्लासिक, और इंपॉर्टेंट भी इतनी ही ज्यादा है, डेट भी इसकी आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है इसकी। आगे, डैश वॉज द सन ऑफ एन एक्साइल्ड पेंटर, कौन इनमें से बेटा है एक एक्साइल्ड पेंटर का और स्कॉलर का? वॉज डिस्टिंग्विश बोथ एज ए पेंटर एंड ए पोएट, ये है भाई डेजी रोसेटी, दांते गैब्रियल रोसेटी। ठीक है, ये गैब्रिएले रोसेटी का बेटा है डेजी रोसेटी। ठीक है, इसका जो फादर है ये इसको एग्जाइल कर दिया गया था, इटालियन पेंटर और स्कॉलर भी था ये। और ये डेजी रोसेटी जाने जाते हैं प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के लिए। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड ये एक विक्टोरियन एज में मूवमेंट है 1850 के आसपास, और इनकी जो मैगजीन का नाम है वो है द जर्म मैगजीन। 7 मेंबर हैं इसमें। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपको याद करनी है कौन कौन से 7 मेंबर हैं। चलो जी, आगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द कल्चर एंड अनार्की आर ट्रू। कल्चर एंड अनार्की किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। स्टेटमेंट देखते हैं, इट वॉज नॉट रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, गलत है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने तो लिखा है
इट वॉज नॉट पब्लिश इन 1869, ये भी गलत है क्योंकि 1869 में ही इसको पब्लिश किया गया है। द ऑथर डिवाइड्स ह्यूमन सोसाइटी इनटू फोर मेन क्लासिफिकेशन, ऑथर ने डिवाइड किया है ह्यूमन सोसाइटी को 4 मेन क्लासिफिकेशन में। नहीं, गलत है क्योंकि इन्होंने कितने क्लासिफिकेशन दिए हैं? 3 मेन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। एक है फिलिस्टाइन, दूसरा है इसमें बारबेरियंस, पहला बारबेरियंस है, दूसरा फिलिस्टाइन है, तीसरा पॉपुलस है। ये 3 है जो सोसाइटी के मेन क्लासिफिकेशन है एज पर मैथ्यू आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग। तो ये वाला भी गलत हो गया। दिस बुक इज फेमस फॉर ए फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट, स्वीटनेस एंड लाइट वाली फ्रेज के लिए फेमस है। और ये जो फ्रेज है ये आता है कहां से? ये जोनाथन स्विफ्ट ने सबसे पहले यूज किया है इसको। जोनाथन स्विफ्ट इन्होंने सबसे पहले यूज किया टेल ऑफ टब में, ठीक है। बाद में पॉपुलर किसने किया है स्वीटनेस एंड लाइट को? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो जानी जाती है ये बुक इस फ्रेज के लिए, तो डी आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे, हियर इज द लिस्ट ऑफ हीरोइन फ्रॉम द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी हु हैव बीन डिच्ड। डिच्ड होता है छोड़ दिया जाना, छोड़ देना। बाय देयर लवर, पिक द ऑड वन आउट। अब कौन सी नॉवेल है थॉमस हार्डी के जिसमें उसके लवर के द्वारा उसको छोड़ दिया जाता है? गर्ट्रूड मोरल ऐसा कैरेक्टर नहीं है, बादशाह एवर्ड ने भी नहीं है क्योंकि ये तो खुद छोड़ती है। टेस ऑफ द डी आर्बिविले ये है। इसमें टेस का जो कैरेक्टर है, टेस का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में इसकी स्टोरी देखो क्या है। टेस जो है वो एक लड़के से प्यार करती है। टेस काम मांगने के लिए जाती है आर्बिविले फैमिली में, वहां पे उसको काम मिल जाता है, लेकिन जो लड़का है एलिक उसकी कुछ नीयत अच्छी नहीं है। वो इसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है और एक दिन उसको मौका मिलता है, वो इस बच्ची का रेप कर देता है। रेप करने के बाद ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है टेस, और ये एक बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम सोरो रखती है, सोरो, ठीक है। तो लेकिन इस बच्ची की डेथ हो जाती है। फिर ये अपने पास्ट को भूलने के लिए वहां से कहीं और जाती है काम करने के लिए, किसी डेयरी पे जाती है। वहां पे इसको एक लड़का मिलता है, इसी का क्लासमेट होता था पहले ये, एंजल क्लेयर, एंजल क्लेयर। अब ये इससे प्यार करने लगता है, टेस को भी इससे प्यार हो जाता है, तो दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी पे इनकी डिसाइड हो जाती है। शादी वाले दिन ही टेस जो है अपना पास्ट इसके साथ बताना चाहती है इसको, तो वो एक लेटर लिखती है और वो लेटर उसके कमरे में नीचे वो कारपेट के नीचे सरक जाता है जिससे वो पढ़ नहीं पाता। लेकिन रात को फिर ये सारी सच्चाई उसको बता देती है टेस। तो टेस उसको सच्चाई बताती है, तो ये एंजल क्लेयर उसको छोड़ के चला जाता है। ये होता है डिच्ड बाय देयर लवर, ठीक है। तो ये है टेस वाली नॉवेल में, और ये कैरेक्टर भी इसी का है, टेस, जिसको छोड़ा जाता है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग रोट द एज ऑफ एक्जुबेरेंस बैकग्राउंड टू द इंग्लिश 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। एज ऑफ एक्जुबेरेंस किसने लिखा है? डोनाल्ड ग्रीन ने, इन्हीं का है ये, डोनाल्ड ग्रीन ने इसको लिखा है एज ऑफ एक्जुबेरेंस को। नेक्स्ट, द रिलीजियस मूवमेंट मेथोडिज्म इन द 18th सेंचुरी वॉज फाउंडेड बाय, किसने इसको फाउंड किया है? मेथोडिज्म। ये टर्म भी आती है जॉन वेल्से की टर्म है। जॉन टिलॉटसन नहीं है, बर्नार्ड शॉ नहीं है, विलियम बटलर नहीं है, ये रहा लास्ट में जॉन वेल्से, जॉन वेस्ले की टर्म है, इन्हीं का ये मूवमेंट है फाउंड जो इन्होंने किया था इसको। आगे है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन आयरिश राइटर। देखो राइटर की नेशनलिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले आया हुआ था, अब भी क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। जो लेटेस्ट नेट के पेपर हो रहे हैं, सेट के पेपर हो रहे हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंग्लिश लिटरेचर के, वहां क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे नेशनलिटी से। और स्पेशली आयरिश ऑथर तो जरूर याद करके जाना। जैसे मैंने आपको जो क्लासेस प्रोवाइड की हैं उसमें अलग अलग हर जगह पे मैंने जब भी आयरिश राइटर आया है, आयरिश इंग्लिश राइटर आया है, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला आयरिश है, इसको अच्छे से याद करना। जैसे स्टार्टिंग में एडमंड स्पेंसर आया था, ठीक है, उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ भी है, ऑस्कर वाइल्ड भी है, और हमारे जीबी शॉ भी हैं, विलियम बटलर येट्स भी हैं, और सिनो कैसी हैं। उसके अलावा पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन किसने लिखा है? वो वाला राइटर भी है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, और यूलिसिस लिखा है, वो भी बहुत फेमस आयरिश ऑथर है। तो ये आयरिश ऑथर के नाम आपको सेपरेटली याद करने हैं, और इसमें ऑस्कर वाइल्ड है हमारा, ठीक है। चलो
periodical essay in English literature came into prominence is 1702 में जब क्वीन एन बनती है इंग्लैंड की, तो उस टाइम पे फर्स्ट न्यूज़पेपर आता है, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, अथोराइज्ड न्यूज़पेपर था वो। और द करंट करके है एक न्यूज़पेपर, वो वाला माना जाता है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर है। तो ये पॉपुलर, उसके बाद से बहुत सारे पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर आ गए थे। तो 18th सेंचुरी की बात है, जब एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप है, एडिसन, जोसेफ एडिसन होगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो गया, इन्होंने बहुत सारे पीरियडिकल्स और ऐसे जो है वो फाउंड किए थे। चलो आगे, व्हाट डिड टू द शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलैरिटी ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी में शार्प, इसकी जो डिक्लाइन है वो कैसे, किस वजह से हुई है। देखो, लिटरेचर काफी वल्गर हो गया था, और 1685 के बाद जब नया किंग बनता है जेम्स सेकंड, ठीक है, उसके बाद से ही हो गया था कि राइटर जो है वो रिफॉर्म करे थोड़ा सा लिटरेचर को, क्योंकि काफी ज्यादा वल्गर हो गया था। तो ये क्या एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर की वजह से है? नहीं। बिटर स्टायर की वजह से है? नहीं है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह से डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब हुआ था 1688 में, तो ये जब चार्ल्स जेम्स सेकंड था, ये थ्रोन छोड़ के भाग गया था, क्योंकि इसी का सन इन लॉ है विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज, इन्होंने क्या किया, विलियम ऑफ ऑरेंज ने अटैक कर दिया था अपने ही फादर इन लॉ पे, लेकिन यहाँ पे वॉर नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई खून खराबा नहीं हुआ, ये चुपचाप जेम्स सेकंड थ्रोन को छोड़ के चले गए। तो ये राजगद्दी संभालते हैं इंग्लैंड की विलियम ऑफ ऑरेंज 1688 में। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जो है वो डिक्लाइन शुरू हो गया था रेस्टोरेशन कॉमेडी का। आगे, द नेकेड एंड द डेड आर द फेमस वर्क्स ऑफ, किसके हैं ये फेमस वर्क? नेकेड एंड द डेड, ये नॉर्मन मेलर का वर्क है, नेकेड एंड द डेड, और वॉर फिक्शन है, वॉर फिक्शन है। और ये नॉर्मन मेलर एक मिलिट्री में एज ए कुक काम करते थे, वहां का अपना एक्सपीरियंस जो है इस बुक में शेयर किया है वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरिंग, ठीक है जी। आगे, जॉन ब्रैडी रिसीव्ड विच अवार्ड फॉर हर हिस्टोरिकल नॉवल द थ्योरी ऑफ वॉर। थ्योरी ऑफ वॉर लिखा है 1992 में इसने, जॉन ब्रैडी ने, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा इसको अवार्ड मिला है? ये कोस्टा नोबल अवार्ड मिला है। ये सिर्फ यूके और आयरलैंड के जो राइटर हैं, ठीक है, उनको ही मिलता है ये। तो ये अमेरिकन और यूके, अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर है ये जॉन ब्रैडी, इनको अवार्ड मिला है कोस्टा नोबल अवार्ड, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग अवार्ड हैं, जैसे कि इंडिया में लिटरेचर के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है, अमेरिका में पुलिट्जर अवार्ड मिलता है, ठीक है। हमारा ये जो बुकर अवार्ड है, ये इसमें कई सारी कंट्रीज हैं जिनको ये वाला अवार्ड दिया जाता है, लेकिन ये साल में एक ही अवार्ड दिया जाता है, कई बार दो भी दिए गए हैं। तो जिसकी भी बेस्ट बुक होती है पूरे साल की, उसको ये अवार्ड मिलता है, बुकर अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड है ये। और नोबल अवार्ड जो है वो पूरे साल की राइटिंग के लिए मिलता है। लाइक हमारे जो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, अकेले ऐसे राइटर हैं इंडिया के इंग्लिश लिटरेचर में जिनको अवार्ड मिला है नोबल अवार्ड, ठीक है। अब तक भी दूसरा कोई अवार्ड नहीं मिला है, नोबल अवार्ड नहीं मिला है किसी भी दूसरे ऑथर को। चलो जी, आगे है एंथनी ट्रोलप नोवेल बारचेस्टर टावर रिवॉल्व्स अराउंड। ये जो एंथनी ट्रोलप की नोवेल है बारचेस्टर टावर, वैसे तो ये अटैक है किस पे, जो चर्च है उन पे अटैक किया गया है, लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है, नैरेटिव कॉन्शियसनेस है इसमें। अब ये नैरेटिव कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये जब हम अंडरस्टैंड करते हैं आवरसेल्फ एंड अदर इन रिलेशन टू सोसाइटी, एंड अदर, दूसरों को भी कर सकते हैं इन रिलेशन टू सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव कॉन्शियसनेस। और ये वाली जो टेक्निक यूज की है एंथनी ट्रोलप ने बारचेस्टर टावर में, ठीक है। नेक्स्ट है, द रिनोन्ड जर्मन पोएट वॉज बोर्न इन प्राग एंड डाइड ऑफ बोन मैरो कैंसर। जर्मन पोएट है, प्राग में पैदा हुए हैं और बोन मैरो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। व्हेन यंग ही मीट टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय से मिलते हैं, इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होते हैं। द टाइटल ऑफ हिज लास्ट टू वर्क्स आर
सोनेट्स एंड एलिजी, ये इनके टाइटल है, सोनेट्स एंड एलिजी। किसने लिखा है? हरमन हेसे ने, गुंटर ग्रास ने, रेन मैरी रिल्के, ये वाले रेन मैरी रिल्के ने लिखा है ये सोनेट्स एंड एलिजी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ये ऑस्ट्रेलियन पोएट है रेन मैरी रिल्के। चलो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पोएम इन विच मिल्टन, क्या इस पोएम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस ने मिल्टन क्या करता है? इस पोएम को लिखा गया है 1652 में, जब ये जो ड्राइडन है, सॉरी मिल्टन जो है वो 44 साल के थे। एट द एज ऑफ 44 मिल्टन बिकेम ब्लाइंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये पैदा हुए थे 1608 में। तो एट द एज ऑफ 44 वो लिखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1655 में, जिसमें वो बात करते हैं 8+6 लाइन, ऑक्टेव प्लस सस्टेट में इसको लिखा गया। स्टार्टिंग की 8 लाइन ऐसे, ये पटाचन सोनेट है, पटाचन स्टाइल है ये सोनेट का। स्टार्टिंग की 8 लाइन में वो शिकायत करता है और लास्ट की 6 लाइन में फिर वो इसको बैलेंस करता है। इसी तरह से पोएम इसने लिखी है। शुरू की 8 लाइन में फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो अंधा हो चुका है, गॉड ने उसकी जो देखने की जो पावर है वो छीन ली है, तो वो कुछ कुछ बोलता है, ऐसे शिकायतें करता है गॉड से। लेकिन लास्ट की 6 लाइन में वो बैलेंस कर रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे गॉड ने जो भी दिया है तो उसमें मैं सेटिस्फाई हूं, भले ही मेरी आंखें छीन ली है लेकिन गॉड ने मुझे एक डिवाइन पावर दी है, वो पावर है पोएट्री लिखने की। ठीक है, तो इस तरह से वो बैलेंस करता है। तो देखते हैं इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू लैक ऑफ इनसाइट, सही है, फ्रस्ट्रेट तो है वो, लेकिन सही कौन सा इसमें से? इज हैप्पी दैट ही विल नॉट हैव टू सर्व गॉड, उसको गॉड को सर्व नहीं करना पड़ेगा, तो खुश है? नहीं, खुश नहीं है वो। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सेलिब्रेट्स एपिक्यूरियनिज्म एंड स्टोइसिज्म, ये नहीं पता हमें क्या होता है, इसको रख लेते हैं नन ऑफ द अबव। अब देखो दोबारा समझते हैं ये क्या है। सेलिब्रेट्स एपिक्यूरियनिज्म एंड स्टोइसिज्म, ये जो एपिक्यूरियनिज्म है ये हमें बिल्कुल सिंपल लाइफ जो है, प्लेन लाइफ रहने के बारे में ये बात करती है। एपिक्यूरियनिज्म फिलोसफी जो है, और स्टोइसिज्म होता है टू अवॉइड पेन एंड सोरो, टू अवॉइड पेन एंड सोरो इन लाइफ। तो ये इसमें यही बात कर रहा है। देखो एपिक्यूरियनिज्म में पहले स्टार्टिंग की जो 8 लाइन है उसमें वो फ्रस्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन लास्ट की 6 लाइन में देखो फ्रस्ट्रेट भी है और लास्ट की 6 लाइन में उसको बैलेंस भी कर रहा है कि गॉड ने मुझे जो भी पावर दी है, जो भी जो पोइट्री लिखने की पावर दी है, मैं खुश हूं उसमें और मैं गॉड को सर्व करने के लिए कुछ अच्छा लिखूंगा, कुछ बड़ा करूंगा। ठीक है, तो ये है सेलिब्रेट्स एपिक्यूरियनिज्म एंड स्टोइसिज्म, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये पूरी पोएम में वो फ्रस्ट्रेट नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग की 8 लाइन में फ्रस्ट्रेट है। ठीक है, ये वाला जो स्टाइल है वो इन्होंने यूज किया है। और इंग्लिश में ये स्टाइल जो है इसको चेंज कर दिया गया था। सबसे पहले सोनेट को इन्वेंट किया गया था 4+4+4+2, ये वाला पैटर्न बनाया किसने? थॉमस याट ने। थॉमस याट ने इंग्लिश में सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो जी आगे है। व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग राइटर, आइडेंटिफाई टू द करेक्ट डिस्क्रिप्शन बिलो। इसमें से बताना है कॉमन क्या है। जॉन फॉक्स, राफेल हॉलिंचर्ड, विलियम कैमडन। अब ये क्या है? ऑल ऑफ द एलिजाबेथन क्रॉनिकल ऑफ एंटीक्वायरीज है, या फिर ये एलिजाबेथन पोएट है? एलिजाबेथन पोएट नहीं है। यूनिवर्सिटी विट्स भी नहीं है क्योंकि उसमें तो जॉन लिली, जॉर्ज पील और रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस किड, थॉमस लॉज और क्रिस्टोफर मार्लो, ये 7 लोग आते हैं, तो यूनिवर्सिटी विट्स तो नहीं है। रेनेसा प्लेराइट नहीं है, प्लेराइट में डेकर, मास्टन, बेन जॉनसन, मार्लो ये आते हैं इसमें। और एलिजाबेथन पोइट है फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, माइकल ड्राइटन, तो ये भी नहीं है। ये कौन है? क्रॉनिकल्स एंटीक्वायरीज, इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ ओल्ड, अब ये होता क्या है? क्रॉनिकल ऑफ एंटीक्वायरीज, द स्टडी ऑफ ओल्ड एंड रेयर ऑब्जेक्ट, रेयर ऑब्जेक्ट्स, इनकी स्टडी जो करते हैं। हिस्ट्री के जो बहुत कम ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं, रेयर ऑब्जेक्ट हैं, जो बहुत पुराने हैं, उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज क्रॉनिकल्स ऑफ एंटीक्वायरीज। तो ये वो लोग हैं, जॉन फॉक्स, राफेल हॉलिंचर्ड, विलियम कैम्पटन। चलो जी आगे। द क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन बेन जॉनसन वोल्पोन इज,
किसका इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर है? क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन बेन जॉनसन ने, वोल्पो ने लिखा है। इस पे इन्फ्लुएंस रहा है ओविड का, एरिस्टोफेन्स का। एरिस्टोफेन का रहा है क्योंकि ये ग्रीक कॉमेडी राइटर है, ग्रीक कॉमेडी राइटर। ये एक वोल्पो ने कॉमेडी है, ठीक है, तो इनका इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर? बेन जॉनसन के ऊपर। आगे है द पीस ऑफ द अगस्टन वाज रिटन बाय एंड इन विच राइटर? पीस ऑफ अगस्टन किसने लिखा है? जॉर्ज सेंट्सबरी ने लिखा है 1916 में। जॉर्ज सेंट्सबरी वही है ये जिन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स वाली टर्म दी है, यूनिवर्सिटी विट्स ये वाली टर्म दी है इन्होंने। उसके बाद है द रेस्टोरेशन कॉमेडी द डबल डीलर इज रिटन बाय। डबल डीलर किसने लिखा है? क्वेश्चन है, पहले तो ये बताओ प्लेन डीलर किसने लिखा है? फटाफट से कमेंट कर दो। और अब डबल डीलर देखते हैं किसने लिखा है। विलियम बाइचरले है, जॉर्ज एथर्स है, फ्लेचर है, विलियम कॉन्ग्रीव ये वाला है। विलियम कॉन्ग्रीव ने द डबल डीलर लिखा है। इनका एक वर्क और है जिनके लिए बहुत फेमस है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। और लगभग लगभग हर कॉलेज के सिलेबस में ये वाला जो प्ले है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, 10-12 बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है जो एग्जाम्स होते हैं नेट सेट या इंग्लिश लिटरेचर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली। फिर दोबारा बताना है कि इनकरेक्टली कौन सा मैच किया गया है। H.G. वेल्स ब्रिटेन में पैदा हुए हैं, अच्छा कंट्री और बर्थ है तो ब्रिटेन में पैदा हुए हैं, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग इंडिया में है, मुंबई में पैदा हुए हैं, ठीक है जी। जोसेफ कॉनरेड यूक्रेन में। हैरोल्ड पिंटर नहीं है, हैरोल्ड पिंटर इंग्लैंड में है, तो गलत कौन सा हुआ? ये वाला, तो यही सही आंसर होगा डी। अब इंडिया में और भी ऑथर पैदा हुए हैं जो ब्रिटिश राइटर है इंडिया में पैदा हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? वो राइटर हैं जॉर्ज ऑरवेल हो गया, 1984 लिखा है जिन्होंने, एनिमल फार्म लिखा है जॉर्ज ऑरवेल। और इनका जो रियल नेम है वो जॉर्ज ऑरवेल नहीं, ये पेन नेम यूज किया है इन्होंने, एरिक आर्थर ब्लेयर, ये इनका रियल नेम है। और इसके अलावा और कौन कौन से ऑथर हैं जो इंडिया में पैदा हुए हैं? लॉरेंस ड्यूरल है एक, जालंधर में पैदा हुए हैं। और जॉर्ज ऑरवेल हो गया, मोतीहारी में है ये। एक W.M. ठाकरे है, विलियम मैकपीस ठाकरे, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है ये पैदा हुए थे कलकत्ता में, कलकत्ता में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के राइटर के नाम भी याद करने हैं आपको कि कौन कौन सा कहां पे पैदा हुआ है, स्पेशली जो ब्रिटिश ऑथर हैं और किसी और कंट्री में पैदा हुए, लाइक इंडिया में पैदा हुए, ये वाले ब्रिटिश ऑथर है सारे पैदा इंडिया में हुए हैं, तो इनके नाम याद करने हैं आपको। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब इनमें से बता रहे हैं कौन कौन, ये जो सीक्वेंस में इनको सेट करना है। इमेजिज्म आया है 1914 में, डाडाइज्म है 1916 में, और ये है 1924 में। ये पहले से सीक्वेंस में सेट है। इमेजिज्म, अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आगे के लिए, इमेजिज्म से कौन सा राइटर एसोसिएट करता है, डाडाइज्म से कौन सा करता है, सरेलिज्म से कौन सा करता है, या ये जो मूवमेंट है ये आए थे, ये मूवमेंट किसने फाउंड किए हैं। इसमें जो मेन इमेजिज्म में आते हैं हमारे T.E. ह्यूम और एजरा पाउंड। एजरा पाउंड का नाम तो सबने सुना होगा, जिसने द वेस्टलैंड को छोटा किया है, मतलब उसको एडिट किया है। वैसे वेस्टलैंड जो है वो अभी 434 लाइन की है, जो हम पढ़ते हैं 433 लास्ट वाली लाइन है, दत्ता 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 दम्यता दया दहो, उसको बिल्कुल शॉर्ट किया है इसने, एडिट किया है। उसमें पहले T.S. एलियट ने हजारों लाइनें लिख रखी थी, ठीक है। तो थैंक टू एजरा पाउंड आज हमने इतना पढ़ना पड़ रहा है, वो नहीं तो बहुत सारी लाइनें हैं उसमें, वो सारी पढ़नी पड़ती। 434 है, पहले हजारों जो लाइंस हैं वो लिखी थी, सैकड़ों पेजेस भर दिए थे T.S. एलियट ने लिख के। और डाडाइज्म मूवमेंट से एसोसिएट करते हैं हमारे हुगो बेल, हुगो बेल। और सरेलिज्म से है एंड्रे ब्रिटन, एंड्रे ब्रिटन। ये तो नाम याद करने हैं इनके, कौन कौन से फाउंडर हैं इनके, ऑलरेडी सीक्वेंस में सेट है ये, तो फर्स्ट आंसर इसका सही है। उसके बाद है द एज ऑफ एंजाइटी इज रिटन बाय, ये किसने लिखा है? इयान डोनाल्डसन, D.H. लॉरेंस, W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने लिखा है एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। ये राइटर जो है ये
वैसे इंग्लैंड में पैदा होते हैं और बाद में शिफ्ट हो जाते हैं अमेरिका में। और इसका उल्टा है, टी.एस. एलियट को लेके हम, टी.एस. एलियट जो है वो अमेरिका में पैदा हुए थे, बट ही फाउंड स्पिरिचुअलिटी इन क्रिश्चियनिज्म, देन ही शिफ्टेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में आ गए थे। 1927 की इनकी एक पोएम भी है, कन्वर्जन पोएम, जिसको बोला जाता है द एश वेडनेसडे। आगे, इन वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस डज नॉट सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज नहीं करता इसमें? परमानेंस ऑफ फीलिंग है, चेंज इन द अनचेंजिंग वर्ल्ड ये है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, सेलिब्रेशन ऑफ ऑर्डर इन डिस्पाइट ऑफ चाओस। ये परमानेंस जो है वो फीलिंग परमानेंस नहीं रहती, ऐसा है? ऐसा नहीं है, डज नॉट, ये सिंबलाइज नहीं कर रहा है, बाकी सारे सही है। तो ये वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोसेक्सुअल फिक्शन, इसमें से होमोसेक्सुअल फिक्शन कौन सा है? ओरलैंडो, ये वाला, ये होमोसेक्सुअल बायोग्राफी, बायोग्राफी ये वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। ओरलैंडो जो है वो पैदा होता है एज ए बॉय, और क्वीन एलिजाबेथ जब क्वीन थी इंग्लैंड की तब वो पैदा होता है, मतलब ये स्टोरी में, ये जो स्टोरी है ना वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है, उस स्टोरी में ये पैदा होता है। और ये एक पोएम भी लिखता है द ओक ट्री के नाम से, और इनका जो सेक्स है वो चेंज हो जाता है, मतलब जेंडर चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये 400 साल तक लगभग जिंदा रहता है, सेंचुरीज तक। तो बार बार उनका, एक बार जैसे जो ये ओरलैंडो है, आप इसको ग्रीक माइथोलॉजी में पढ़ोगे ना, तो इनका क्या दिखा रखा है कि 6 साल तक ये 6 महीने तक वुमेन बन के रहता है, फिर उसके बाद 6 महीने बाद ये मैन बन जाता है। इस तरह से इसके जेंडर चेंज होते रहते हैं। तो ये एक होमोसेक्सुअल फिक्शन है, ओरलैंडो बाय वर्जीनिया वुल्फ। आगे है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द नोबेल प्राइज अलोंग विद पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज वर्क, कौन है इसमें से जिसको नोबेल प्राइज मिला है? टोनी मॉरिसन, जॉर्ज ऑरवेल को नहीं मिला नोबेल, सलमान रश्दी को नहीं मिला, एलिजाबेथ बोवेन को नहीं मिला, टोनी मॉरिसन को मिला है नोबेल अवार्ड। और टोनी मॉरिसन को नोबेल अवार्ड मिला है 1993 में। और इनकी एक बुक आई है बिलाउड, बिलाउड के लिए इनको मिला है पुलिट्जर अवार्ड। पुलिट्जर अवार्ड किसके लिए मिला है? बिलाउड के लिए 1987 में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला है। आगे है, आइडेंटिफाई द वर्क दैट डज नॉट बिलोंग टू द जॉन ऑसबोर्न, इनमें से जॉन ऑसबोर्न का जो वर्क है वो कौन सा नहीं है? कलेक्टेड पोएम, ये किसका है? निजिम एजिकल का है। लॉर्ड ऑफ रिंग, लॉर्ड ऑफ रिंग ये J.R.R. टोल्किन का है। वेटिंग फॉर गोडोट सैमुअल बेकेट का है। तो इसमें से तो कोई भी नहीं है, डी ऑप्शन में है ऑल ऑफ द अबव, हाँ सारे ही नहीं है, तो राइट आंसर यही होगा। उसके बाद है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब इसको क्रोनोलॉजी में रखना है। फॉल ऑफ मार्गरेट थैचर गवर्नमेंट, ये फॉर्मर पीएम है यूके की, और इनका जो मार्गरेट थैचर की गवर्नमेंट का फॉल हुआ था 1990 में। रिटर्न टू हांगकांग, हांगकांग जो है वो चाइना के पास वापस आ गया था 1997 में। रेवोल्यूशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप टू टॉपल कम्युनिस्ट रिजाइम, रेवोल्यूशन कब हुआ था ईस्टर्न यूरोप ऑफ टॉपल कम्युनिस्ट का? ये है 1979 में। इलेक्शन ऑफ मार्गरेट थैचर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, इलेक्शन कब हुए थे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को? 1989 है ये 1979 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें सही? 1997, 89, ये वाला 4 जो है वो पहले आ जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2 आ जाएगा इसका, ये बी वाला इसमें सही आंसर होगा। आगे है, Baumgartner Bombay is a novel about a German Jew who remains an outsider all his life in his country because he is Jew and in India where he is a Firangi. Who wrote this moving novel? किसने लिखा है ये? Baumgartner Bombay लिखा है अनीता देसाई ने, ठीक है। Baumgartner Bombay एक जर्मन के बारे में, एक जर्मन ज्यू है जो कि हमेशा अपनी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग वो क्या रहता है, आउटसाइडर रहता है, लेकिन जब वो इंडिया में आता है तो उसको एक फिरंगी समझा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, Baumgartner Bombay लिखा है अनीता देसाई ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय पीटर एक्रोइड। पीटर एक्रोइड ने कौन कौन सा वर्क लिखा है? हॉक्समोर लिखा है, चैटरटन भी लिखा है, बोथ ए एंड दोनों तो हो गए ऊपर वाले। वाई कम टू स्लाका, ये है मेलकम ब्रैडबरी का, मेलकम COLM, मेलकम ब्रैडबरी। फटाफट से जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे करने की, टाइम काफी हो चुका है। चलो, मैजिक रियलिज्म इज क्लोजली एसोसिएट विद, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है पेपर में। अभी 2024 में भी जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली। मैजिक रियलिज्म से कौन सा राइटर एसोसिएट करता है? उसमें दो ऑप्शन दिए गए थे, विच ऑफ द टू फॉलोइंग था, जिसमें से एक है हमारे इंडियन अमेरिकन ऑथर है, अरे वो लिखा है जिसने मैजिक, क्या नाम है वर्क का? गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस तो है ही, सलमान रश्दी, सलमान रश्दी, इनके हर वर्क में आपको मैजिक रियलिज्म मिलेगा। तो ये दोनों राइटर एसोसिएट करते हैं। इसमें गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस है, ये फेमस है अपनी बुक के लिए 100 Years of Solitude के लिए। चलो जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट जूविश अमेरिकन राइटर? जूविश अमेरिकन राइटर कौन सा नहीं है इसमें से? ये हेनरी ग्रीन नहीं है। हेनरी ग्रीन ये वैसे इनका पेन नेम है, इनका रियल नेम जो है वो क्या है? हेनरी वैकेंट यॉर्क, वैकेंट यॉर्क, ये इनका रियल नेम है, ठीक है। बाकी अमेरिकन जूविश हैं ये सारे, फिलिप रोथ, विलियम फॉकनर, JD सालिंगर। उसके बाद है यू आर अनंथा मूर्ति समस्कारा वाज ट्रांसलेटेड बाय, इनमें से कौन से राइटर ने अनंत मूर्ति का समस्कारा ट्रांसलेट किया है? ये किया है रामानुजन ने, AK रामानुजन ने समस्कारा को ट्रांसलेट किया है। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच किया गया है? ये है ऑल अबाउट H हेटरर, ये GV देसानी का है, ये गलत है, कट कर दो। अनीता देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये भी गलत है क्योंकि ये किरण देसाई का है। शशि देशपांडे बैंड इन गंगास, ये गलत है, ये मनोहर मालगोनकर का है, मनोहर का है, मनोहर मालगोनकर। सलमान रश्दी एंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस, ये सही है, ठीक है। एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस लिखा है सलमान रश्दी ने। सलमान रश्दी की जितनी भी बुक्स हैं सबके टाइटल और उनकी डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुशवंत सिंह सर्व्ड एज एडिटर इन इलस्ट्रेटेड वीकली ड्यूरिंग, खुशवंत सिंह ने इलस्ट्रेटेड वीकली ड्यूरिंग में काम किया है, एज ए एडिटर सर्व किया है उन्होंने। कब से कब तक? 1969 से लेके 78 तक, ये ऑप्शन बी हमारा सही है इसमें। पोइट्री ए मैगजीन ऑफ वर्स वाज फाउंडेड बाय हैरियट मनरो, हैरियट मनरो ने 1912 में ए मैगजीन ऑफ वर्स को फाउंड किया है, ये वाला सही आंसर होगा। उसके बाद डोरिस लेसिंग इंटरेस्ट इन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, किसमें इनका इंटरेस्ट देखने को मिलता है? सूफीज्म में, सूफीज्म में भी है, मॉडर्निज्म में भी है, पोस्ट मॉडर्निज्म में भी है इनका। उसके अलावा सोशलिज्म, फेमिनिज्म, इन काफी सारे फील्ड है जिसमें काफी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन सूफीज्म जो कि एक इस्लाम का ही एक पार्ट है, ये इसमें इनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। नेक्स्ट, ए ट्राइबल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल वाज सबटाइटल ऑफ, ये सबटाइटल किसका है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, बेन जॉनसन का नहीं है। एरिया ऑफ डार्कनेस का नहीं है। उसके बाद द वे ऑफ द वर्ल्ड का नहीं है, विलियम कॉन्ग्रेव। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसका सबटाइटल है ये इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड का वर्क है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ए ट्राइबल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। उसके बाद वॉलेस स्टीवंस, द मैन विद द ब्लू गिटार मे बी लिंक टू द वर्क ऑफ, ये मैन विद द ब्लू गिटार किसके साथ एसोसिएट करता है? लिंक किसके साथ है? मोदिग्लियानी, MF हुसैन, पिकासो, इसके साथ है पेब्लो पिकासो, इनका नाम है। स्पेनिश कोई गिटार बजाने वाले हैं ये, ठीक है। और इनकी ये वैसे पेंटर भी है, इनकी पेंटिंग है ब्लू पीरियड पेंटिंग, द ओल्ड गिटारिस्ट, उससे एसोसिएट करता है वॉलेस स्टीवंस का द मैन विद द ब्लू गिटार। आगे, द लाइन मॉन्यूमेंट्स ऑफ द अनचेंजिंग इंटेलेक्ट ऑकर्स इन व्हिच ऑफ द पोएम बाय W.B. Yeats, द मॉन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग
अनएजिंग इंटेलेक्ट किसमें है, ये बात की है इसने सेलिंग टू बाइजेंटियम में। वो बूढ़ा हो चुका है, बूढ़े लोगों का वो बोल रहा है कि अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो वो बाइजेंटियम जा रहा है अपने इंग्लैंड को छोड़ के, ठीक है, लंदन छोड़ के कहाँ पे जा रहा है वो, बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम। भाई विलियम बटलर येट्स है ना, इनकी मैं आज आपको 2-3 पोएम बताता हूं, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। एक तो ये वाली सेलिंग टू बाइजेंटियम, एक लेडा एंड स्वान, ये वाली, और एक इनकी पोएम है द सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग, ये वाली, ठीक है। ये 3 पोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू येट्स की, लाइन टू लाइन समरी इनकी पढ़नी है, लाइनें भी याद करनी है। आगे द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर इज एसोसिएट विद, ये तो गोथे का है, वुल्फगैंग वॉन गोथे, लेकिन 2 बताना है, एक हेडर भी है इसमें, 2 और 3 सही आंसर होगा इसमें, 2 और 3 दे रखा है ऑप्शन सी में, ये ठीक है। आगे है हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यू वुमेन्स आर नॉट वुड बिकेम मोर पॉलिटिकल एंड मोर पोएटिक इफ लिबरेटेड फ्रॉम द claustrophobic intensity and self absorption of female subjectivity bred and confined in the domestic ghetto। ये बात किसने की है ऐसी, ये वर्जीनिया वुल्फ ने करी होगी पक्का, वर्क है इनका ए रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ ही सही आंसर है इसका। वुमेन आर द, वो बोलते हैं ना कि वुमेन को फ्रीडम चाहिए और एक अपना स्पेस चाहिए, खुद का कमरा होना चाहिए, एक हैंडफुल ऑफ मनी भी होना चाहिए अगर उसको एक अच्छी राइटर बनना है तो, मतलब ठीक है, इतनी अपॉर्चुनिटी वुमेन को नहीं दी जाती इसलिए वो अच्छी राइटर नहीं बन पाती है। तो इस तरह के सजेशन दिए हैं रूम ऑफ वंस ओन में वर्जीनिया वुल्फ ने। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कैनेडियन क्रिटिक, कैनेडियन क्रिटिक कौन से हैं, आई रिचर्ड नहीं है, फार्लिविस नहीं है, क्लिंथ ब्रुक्स, ये सारे ब्रिटिश हैं। ये नॉर्थोप फ्राई है जो कैनेडियन क्रिटिक माने जाते हैं, और आर्केटाइपल मिथ में बहुत बड़ा नाम है इनका नॉर्थोप फ्राई का। उसके बाद द टर्म कल्चर मटेरियलिज्म, ये तो रेमंड विलियम के, बहुत आसान क्वेश्चन है, कल्चरल स्टडी से है। द ऑथर ऑफ जेंडर ट्रबल, ये भी इंपॉर्टेंट भी है और ये आसान भी है क्वेश्चन, सीधा ही पूछा गया जेंडर ट्रबल। ये वाले जो हैं, मैंने जो आप लेक्चर्स देखोगे ना उसमें जो आपको बताया गया है कि ये वाले इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज याद कर लेना, ठीक है। बेसिक सरफेस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, लिटरेरी थ्योरी से ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये देखो जेंडर ट्रबल का आ गया, जूडिथ बटलर, 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो सिर्फ लिटरेरी टर्म से आए हैं, और उसके अलावा फिर 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ टाइटल पूछे गए हैं। उसके बाद है देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये भी देखो कितना आसान है, डीकंस्ट्रक्शन में सबसे फेमस लाइन है ये जैक डेरिडा की, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। उसके बाद इन मोबी डिक कैप्टन आहेब फॉल फॉर, ये किसकी वजह से इसका जो फॉल होता है, इसके प्राइड की वजह से, ठीक है, बदला लेने की सोचता है उस मछली से, ये मोबी डिक से, ठीक है, कैप्टन आहेब। किसने लिखा है इसको मोबी डिक को, हरमन मेलविले, अमेरिकन ऑथर है। पैट्रिक वाइट नॉवल वॉस इज अबाउट, पैट्रिक वाइट की नॉवल है वॉस, किसके बारे में है ये नॉवल, ये है पर्शियन एक्सप्लोरर है कोई, ठीक है, यूएस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में है, पर्शियन एक्सप्लोरर है, ये कॉन्टिनेंट है तो मतलब लैंडस्केप से रिलेटेड हो गया, तो ये इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वोल्सोएंका, वोल्सोएंका ने कौन सा प्ले नहीं लिखा है, द लायन एंड द ज्यूल लिखा है, मास्टर हैरोल्ड एंड द बॉयज, मास्टर, ये नहीं लिखा, मास्टर हैरोल्ड एंड द बॉयज, ये एथोल फुगॉट ने लिखा है, एथोल फुगॉट। कॉन्गी हार्वेस्ट भी इनका है, डांस ऑफ द फॉरेस्ट भी इनका है, तो ये वाला नहीं है, यही सही आंसर है। उसके बाद डेविड मेलोफ एन इमेजिनरी लाइफ इज रिटेलिंग द स्टोरी ऑफ, स्टोरी है ये ओविड की, ओविड जब एग्जाइल में थे ना, टेमिस नाम की जगह पे एग्जाइल में इनको भेजा गया था, एक रोमन पोइट है बहुत फेमस ये ओविड, और ये फेमस है अपनी एक पोएम के लिए, ओविड मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के लिए बहुत फेमस है ये। आगे हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रेट ट्रेडिशन एनुसिएटेड बाय एफ.आर. लेविस, इसमें से ग्रेट जो ट्रेडिशन है इसका वर्क है एफ.आर. लेविस का। ये जो नाम दिए गए हैं उसमें 4 राइटर के नाम दिए उसने, जिसको ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में बोला है कि ये ग्रेट
ट्रेडिशन से रिलेट करते हैं। तो उसमें जोसेफ कॉनरेड, जेम्स जॉयस नहीं है, जेन ऑस्टन है, जॉर्ज इलियट है, ये वाला नहीं है इसमें। जेम्स जॉयस की जगह पे वहां पे हेनरी जेम्स है। देखो कितना कंफ्यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। चलो जी आगे, द फ्रेज ओनली कनेक्ट, फिर टर्म से आ गया ओनली कनेक्ट, एसोसिएट करता है E.M. फोस्टर से। इनका एक वर्क है होवर्ड्स एंड, इसमें है विल कॉक्सियस नाम की फैमिली है, उसकी 7 जनरेशन की वो स्टोरी है और वो उनको कनेक्ट होने की बात इसमें की गई है। ओनली कनेक्ट टर्म आती है वहां से। और E.M. फोस्टर अपने एक वर्क और के लिए भी फेमस है, बहुत फेमस नॉवल है, पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, बहुत प्यारी नॉवल है, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए सबको। द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस, फिर टर्म से क्वेश्चन आ गया, कॉमेडी ऑफ मीनेस एसोसिएट विद हैरोल्ड पिंटर, हैरोल्ड पिंटर से एसोसिएट करती है। और ये कॉमेडी ऑफ मीनेस क्या होती है, ये एक वैसे कोई भी हंसी मजाक वाला सीन चल रहा है उसमें, और ऑल ऑफ सडन क्या हो जाता है, एकदम से इमीडिएटली फीलिंग होता है किसी डिजास्टर का। कई बार हमें आभास होता है ना किसी कि कुछ गलत होने वाला है, बहुत खुश हैं लोग और एकदम से उनके बीच में कुछ ऐसा हमें आभास होता है कि कुछ गलत होने लगता है, होने वाला है, तो ये होता है कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर फेमस है द बर्थडे पार्टी के लिए, इन वर्क्स में ये कॉमेडी ऑफ मीनेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद द टेक्सचर ऑफ द पोएम, द हेट्रोजीनियस कैरेक्टर ऑफ इट्स डिटेल विच आइदर फिल इन द लॉजिकल आउटलाइन और द एल्स ओवरफ्लो इट ए लिटल, and it may be said to be imprivately a character to be looked for anything living such as living force, even if it is not human force. It is such a prodigal king of being so much the excess of its own biological functioning. Who is the critic? अब बताओ क्रिटिक कौन, क्या क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। जेसी रैनसम, इसमें ब्राम स्टोकर, ये वाला सही आंसर है इसमें। ठीक है, चलो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल हैज मोर देन वन एंडिंग, एक से ज्यादा एंडिंग है, 3 एंडिंग है उस नॉवल में। फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, जॉन फॉवेल्स, जॉन फॉवेल्स की नॉवल है फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन। 3 एंडिंग है इसमें अलग अलग। पहली एंडिंग जो होती है, चार्ल्स जो स्मिथसन है वो विजिट नहीं करता सारा के घर में, बट वो किसी और के प्यार में पड़ जाता है, एरनस्टीना नाम की लड़की है। दूसरी एंडिंग जब होती है तो चार्ल्स और सारा जो है वो एंटर करते हैं, मतलब वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं उसमें। और थर्ड एंडिंग होती है, नैरेटर जो है वो उसमें दोबारा रीअपीयर होता है अपने घर से बाहर। ठीक है, आउट ऑफ हाउस ऑफ मिस्टर डेजी रोसेटी। इसमें डेजी रोसेटी वाला कैरेक्टर याद रखना, डेजी रोसेटी जो अभी हमने बात की थी ना, डेजी रोसेटी, दांते गैब्रियल रोसेटी, वो कैरेक्टर अपीयर होता है और उसी के घर में ये सारा रहती है। आगे पोएट आइडेंटिफाई करना है, लाइफ इज फर्स्ट बोर्डम देन फियर, वेदर और नॉट वी यूज इट, इट गोज एंड लिव्स दैट समथिंग हिडन फ्रॉम अस चोज एंड एज एंड देन द ओनली एंड ऑफ एज, वर्जिन, फिलिप लार्किन, सेनेका, ओविड। देखो ये पुराने पुराने राइटर है सारे, अलग राइटर एक ही दिया है, फिलिप लार्किन, फिलिप लार्किन का ही है ये। डॉकरी एंड सन इनकी पोएम है, डॉकरी एंड सन बाय फिलिप लार्किन, अबाउट यूथ एंड एज, आइसोलेशन के बारे में है ये। राइट आंसर फिलिप लार्किन है इसमें। द लाइन कोटेड इन द क्वेश्चन नंबर 81 आर टेकन फ्रॉम विच पोएम, कौन सी पोएम है, अभी बताया है मोकरी एंड कजन, मोकरी एंड सन होना चाहिए था आई थिंक, एक बार इसको चेक करना। मोकरी एंड सन है, मुझे ध्यान आ रहा है जहां तक मोकरी एंड सन है या फिर कजन है। अच्छा डोकरी एंड सन है, सॉरी ये गलत है, इसमें ये वाला सही होगा, डोकरी, मोकरी पढ़ लिया मैंने गलती से, ये डोकरी एंड सन है। ठीक है, कंफर्म है ये डोकरी एंड सन, यही आंसर इसका। उसके बाद है विच ऑफ द बुक ऑफ जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के लाइफ पे जॉन रस्किन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहा है। 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, तो विलियम एम्सन का गलत है। 7 लैंप ऑफ आर्किटेक्चर, अनटू दिस लास्ट, ये वाला जो वर्क है
इसको महात्मा गांधी ने गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है सर्वोदया नाम से। सर्वोदया और इंग्लिश टाइटल है इसका द वेल बीइंग ऑफ ऑल, द वेल बीइंग ऑफ ऑल, ये वाला इसका इंग्लिश टाइटल है, सबका साथ सबका विकास। सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है इसमें। उसके बाद है आर के नारायण नोवेल मार्क बाय, रीजनलिज्म के लिए फेमस है। आर के नारायण ने अपनी जो मोस्टली नोवेल है वो एक साउथ इंडियन फिक्शनल टाउन मालगुडी नाम की जगह पे रखा है, ये होता है रीजनलिज्म। द पोएम टाइटल ऑफ द पोएम सेकंड कमिंग टेकन फ्रॉम, सेकंड कमिंग का टाइटल आया है बाइबल से, ठीक है, बाइबल से लिया गया है। और सेकंड कमिंग से टाइटल लिया है थिंग्स फॉल अपार्ट का। थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल कहां से आया है? सेकंड कमिंग से। ये किसने लिखा है? चिनुआ एचबी ने, अफ्रीकन राइटर है ये। Which of the following critic claimed that British poetry was retreating behind the private haze of suburbia? ये किसने बोला है? टोनबी, एल्वेरेज, चार्ल्स टॉमिल्सन। चार्ल्स टॉमिल्सन की स्टेटमेंट है ये, ब्रिटिश पोइट्री वॉज रिट्रेटिंग बिहाइंड द प्राइवेट हैज ऑफ सुबर्बिया। आगे है ट्विंस इन द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आर, इसमें ट्विंस कौन से? 6 बच्चों की स्टोरी है ये। किसने लिखा है इसको? विलियम गोल्डिंग ने, विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। और ये साइमन और एरिक जो है ये इसमें ट्विन है, जुड़वा भाई है। उसके बाद हु इज मिस्टर ट्रेंच इन ग्राहम ग्रीन्स नॉवल द पावर एंड द ग्लोरी? मिस्टर ट्रेंच जो है वो कौन है इसमें द पावर एंड द ग्लोरी में? ये एक डिससेटिस्फाइड डेंटिस्ट है हु रिटर्न फ्रॉम मैक्सिको टू इंग्लैंड। तो इसमें आंसर क्या होगा? डेंटिस्ट, डिससेटिस्फाइड डेंटिस्ट है ये, मैक्सिको से इंग्लैंड वापस लौटता है। देखो मैंने बताया लेडा एंड स्वान जरूर पढ़ना है, उससे क्वेश्चन भी आ गया। लेडा एंड स्वान हु वूज लेडा इन द फॉर्म ऑफ स्वान, स्वान बन के आता है, लेडा का रेप कर देता है। कौन होता है? गॉड जियस है। और उसके बाद से कहते जो उसकी जो बेटी पैदा हुई थी वो हेलन हुई थी, जिसकी वजह से वॉर ऑफ ट्रॉय हुआ, दुनिया का बहुत बड़ा वॉर माना जाता है ये। चलो, हु इन्वेंट द टर्म स्प्रिंग रिदम? जीएम हॉपकिन का है ये। तो स्प्रिंग रिदम टर्म किसने कॉइन की है? हॉपकिन ने। हु इज द ऑथर ऑफ द मेडाइवल टेक्स्ट सर ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट? ये तो अनोनिमसली लिखा गया है, सर ग्वाइन एंड। देखो पहले एंग्लो सेक्शन है ना, एंग्लो सेक्शन मिडिल पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, उसमें बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे लिखे गए हैं, मतलब उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है लेकिन नहीं पता कि कौन से राइटर ने लिखा है। तो राइटर अपने नाम मेंशन ही नहीं करते थे, ज्यादातर वो ओरल लिटरेचर पे फोकस करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत लिखते थे तो वो उसमें अपना नाम मेंशन नहीं करते थे, इसीलिए ये अनोनिमसली लिखा गया है। उसके बाद है विलियम लैंगलैंड फर्स्ट वर्जन ऑफ द विजन ऑफ द पायस प्लोमैन इज अ स्टायर रिटन इन, ये कब लिखा गया है? ये स्टायर 1350 है, 1363 है, 1368 है, ये वाला सही है। इसमें फर्स्ट जो वर्जन है इसका 1368 में है ये। उसके बाद एम्परर कॉन्स्टेंस इन 312 AD प्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन एक्सप्रेशन ऑन हिज हेलमेट ड्यूरिंग द वॉर ऑफ कॉन्कर्ड हिज एनिमीज? होक सिग्नोवेंसिस, ये वाला जो है ये लिखा हुआ है किसके ऊपर? ये हेलमेट के ऊपर लिखा था। इसका मतलब है द साइन यू विल बी कॉन्कर्ड। 312 AD में कोई एम्परर है कॉन्स्टेंट नाम का, ठीक है, वो अपने हेलमेट पे उसने ये कुछ ऐसा वर्ड लिख रखा था जिसका मतलब था यू विल बी कॉन्कर्ड। उसके बाद है लेजेंड ऑफ होली वुमेन वाज रिटन बाय, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है? लेजेंड ऑफ होली वुमेन ऑस्बर्न बोकर हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद चौसर का ही फॉलोअर है ये एक, ऑस्बर्न बोकर हम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो सही से मैच किया गया है? जेम्स स्टुअर्ट पेबलिस टू प्ले, नहीं ये मैच नहीं है क्योंकि इसको लिखा है जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने। ऑर्फियस एंड एवरडाइस सर डेविड लिंडसे, नहीं इसको एबिकस ने लिखा है, ये भी गलत है।
रॉबर्ट हेनरिसन द गोल्डन टार्च, इसको विलियम डनबर ने लिखा है, ये भी गलत है। द डांस ऑफ सेवन डेडली सिन, ये सही है, विलियम डनबर ने ये लिखा है। ठीक है जी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, बाइबल को किसने ट्रांसलेट नहीं किया? माइल्स कवरडेल ने किया है, जॉन वाइक्लिफ ने भी किया है। ये वाइक्लिफ तो पहले राइटर माने जाते हैं किसके? बाइबल को जिसने सबसे पहले ट्रांसलेट किया था वो है जॉन वाइक्लिफ। और विलियम कूपर भी आते हैं इसमें, ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं विलियम कूपर भी। थॉमस पेन नहीं है, तो ये सही आंसर होगा। उसके बाद द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली वाज रिटन बाय हूम? द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा वाज रिटन बाय जैकोब बुकरहार्ट, इन्होंने लिखा है इसको 1860 में। लव इज नॉट टाइम्स फुल, सही बात है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, मतलब यहां पे क्या है? रोजी लिप्स और चिक्स की बात हो रही है, इसका मतलब यहां फिजिकल लव की बात हो रही है। विद इन द ब्लेंडिंग सिकल कॉम्पास कम इन द गिवन लाइन हिज स्टैंड फॉर, ये हिज का क्या मतलब है? हिज ब्लेंडिंग, टाइम की बात हो रही है ना, ड्यूरेशन ऑफ लव, लवर, टाइम, ये सही होगा इसमें, सी वाला आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डज नॉट बिलोंग टू रेनेसा, रेनेसा पीरियड से कौन सा नहीं है? एंड्रयू मार्वल, ये कौन है? मेटाफिजिकल पोएट है ये। ठीक है जी। मार्लो है, यूनिवर्सिटी विट्स है, रेनेसा में आते हैं। जॉन वेबस्टर भी रेनेसा में है, डेकर भी रेनेसा में है, तो कौन सा होगा? ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद आइडेंटिफाई द राइटर ऑफ द बुक मिल्टन ग्रैंड स्टाइल, डॉक्टर जॉनसन नहीं है, ये नहीं है, ये भी मिल्टन ग्रैंड स्टाइल, मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड ही है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 100 कंप्लीट। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, इसमें एक बार तो रिवाइज कर लेना इसको, इसके ऑप्शन जो है उसमें जो राइटर दिए गए हैं उनको ढंग से उनका वर्क पढ़ लेना, जो मैंने रेफरेंस बताए हैं वो रेफरेंस आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हैं। और किसी तरह की हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं, इसी तरह से मैं क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे चलाऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।